तो सबसे पहले एक चीज़, टोटल 4 प्लेटफॉर्म है ना। एक अपना व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और एक जूम ऐप्स हो गया जिस पे हम हैं। तो इन चारों प्लेटफॉर्म से आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। दिक्कत थोड़ा सा ये हुआ है, क्या दिक्कत हुआ है कि अब से 1 महीना पहले जो था, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम थे तो सॉल्यूशन उसी दिन मिल जाता था, तो आप लोगों का डॉट का निवारण उसी दिन हो जाता था। अब छोटा सा दिक्कत ये है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अब ज़्यादा आते हैं मेरे पास। टोटल 1500-1600 स्टूडेंट्स हैं मेरे अंडर में। उतना हमसे पढ़े भी नहीं हैं, लेकिन हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई कहाँ से क्वेश्चन पूछे, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं हमसे पढ़ा है नहीं पढ़ा है फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो टोटल 4 प्लेटफॉर्म है जिस पे आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की संख्या मेरे पास क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और कोई हेल्प करने वाला है नहीं, अकेले हम। इसीलिए होता क्या है कि आप लोग के डॉट को बताते बताते थोड़ा टाइम निकल जाता है ना। तो इसका छोटा सा सोल्यूशन निकाले हैं। क्या निकाले हैं कि एक दिन व्हाट्सएप का, एक दिन उस तरह से 4 दिन का हो जाएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और जूम ऐप। ठीक है, जहाँ से भी पूछें आपका सोल्यूशन होगा। बट यही है कि कुछ समय लगेगा, क्योंकि हम अकेले इंसान हैं जो करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन पूछो, लेकिन वही है कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम इक्वलिटी सब में देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम मेरे लिए 4 स्टूडेंट को एक पहला प्रायोरिटी है तो उसको पहले बताएंगे, बाकी सब भाई देखते जाओ अपना, वैसा नहीं है। सबको देरी तो सबको ही होगा। ठीक है, जैसे अभी 3 दिन से व्हाट्सएप बंद है, आज व्हाट्सएप खोलेंगे। आज कितना तारीख है, आज 18 अप्रैल। 18 अप्रैल, तो अभी जो वीडियो बना रहे हैं वो 14 से 17 अप्रैल टेलीग्राम चैनल, वो गोल का जो टेलीग्राम चैनल है उसका सारा डॉट इसमें हो जाएगा आपका। और आज 18 तारीख को व्हाट्सएप ऑन करेंगे, जिसमें व्हाट्सएप का जितना डॉट होगा उसको हो जाएगा। कुछ कुछ होते हैं जो यूट्यूब नहीं चलाते हैं तो उनको तो ईजिली आपको हम सेंड कर देते हैं। क्लियर। तो टेलीग्राम पे भी वही, फेसबुक पे भी वही। कुछ होते हैं जो देखते हैं यूट्यूब, ठीक है, तो जो यूट्यूब देखते हैं वो यहाँ आ जाएंगे, है ना। एक्चुअली हम यूट्यूब पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, कहीं पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी डॉट आपका निवारण होगा, लेकिन वही थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन है, सारे स्टूडेंट घर में हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, डॉट आता ही होगा, पर उसका सॉल्यूशन तो चाहिए ना। और जो टेस्ट देते हैं उसके पीछे का सॉल्यूशन समझ ही रहो कैसा होता है, तुमसे छुपा थोड़े। तो यही होगा, क्या होगा फाइनली यही होगा कि कुछ का डॉट थोड़ा सा लेट बनेगा, कुछ का क्या, लगभग सारे स्टूडेंट का डॉट कुछ कुछ लेट बनेगा, क्योंकि एक दिन हम खोलेंगे कुछ और, एक दिन जूम ऐप, एक दिन टेलीग्राम, एक दिन FB, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और तो आपका सोल्यूशन आपको समय के साथ उसी वक्त नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि जिस वक्त भेजे तो 1 से 2 घंटा में रिप्लाई कर देते थे, अब वो थोड़ा नहीं हो पाता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत अच्छा है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब मेरे अंडर में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, उनका डाउट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो उस समय ऐसा होगा कि यूट्यूब पे लाइव आ जाएंगे, अपना जो डाउट है एक दिन पहले अपना भेज देना क्वेश्चंस, यही फ्यूचर का है। फिर नेक्स्ट डे लाइव आ जाएंगे और आप लोग का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज वाला डॉट हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा शुरू किए हैं, क्या है, स्टूडेंट डॉट रिमूवल डेस्क, है ना। ये कहाँ से कॉपी किया हुआ पता चल रहा होगा ना, वो लगा हुआ था गेट में, है ना। नाम लेके क्या फ़ायदा, तुम लोग जान रहे हो। ठीक है, स्टूडेंट डॉट रिमूवल डेस्क, शायद वहाँ कुछ और लिखा हुआ था, पता नहीं क्या लिखा हुआ था, भाई पीयूष कमल है, हाँ ITN लिखना था। खैर, तो हम लोग शुरू करते हैं पहला नंबर ऑफ क्वेश्चन से। टेलीग्राम चैनल गोल इंस्टीट्यूट का कैसे कब तक, 14 से समथिंग, क्लियर, 14 तारीख से 15 तारीख के बीच में। तो शुरू करते हैं। ठीक है, वन अगेन रिक्वेस्ट कि आप लोग पिक्चर का क्वालिटी, क्वेश्चंस का मतलब फ़ोटो जो लेते हो ना, तो ज़रा अच्छा लेना, क्योंकि ऐसे ब्लर जैसा आएगा तो हम खुद समझ जाएंगे। पर अगर यही क्वेश्चन हमको किसी और को भेजना रहेगा, या यही क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हमको, तो हमको सबको भेजना रहता है ना, तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए और सारे स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा ब्लड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सवाल है, इलेक्ट्रिक बल्ब 50 वाट 100 वाट, एक 50 वाट का 100 वाट का बल्ब है, फुल पावर के साथ यूज हो रहा है ग्रुप मिक्सिंग में, किसके बैटरी के साथ, 440 वोल्ट के बैटरी के साथ, और 10 ओम रेसिस्टर भी है। मतलब अकेला बैटरी का पावर 50 है और वोल्टेज इतना है,
हमको लगता है P और V दिया हुआ है तो करंट निकाल सकते हो, P इक्वल टू VI, करंट निकल जाएगा ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि मिक्स्ड ग्रुपिंग 440 वोल्ट और 10 ओम के साथ किया हुआ है, तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब लगेगा, है ना, ताकि वो ग्लो करे फुल पावर के साथ। अब फुल पावर कितना है, 50 वाट 100 वोल्ट, है कि नहीं, फुल पावर के साथ आपको चमकना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, करंट, क्या निकाल लेते हैं, करंट। करंट निकल सकता है, कैसे निकलेगा करंट भाई, जरा देख लेते हैं। यूज कर सकते हो इक्वेशन, P इक्वल टू VI, है ना। तो आई निकाल सकते हैं करंट ना, पावर दिया हुआ है 50 और वोल्टेज दिया हुआ है 100, तो करंट कितना आ गया 0.5। मतलब एक रेसिस्टर, मतलब एक बल्ब में अगर 0.5 करंट जाएगा तो मैक्सिमम से चमकेगा, मैक्सिमम से चमकेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा जाएगा तो फूट जाएगा, तो हमको चमकना है तो मतलब 0.5 ही जाना चाहिए। और उसका एक बल्ब का वोल्टेज कितना है 100, कितना है 100, और हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो 440 वाट का ना, वोल्ट का ना, जो हम इनपुट दे रहे हैं वो 440 वोल्ट का। तो ध्यान से देखो होता क्या, एक बल्ब 100 वाट का है, नहीं 100 वोल्ट का है, 50 वाट का है। एक बल्ब कितने वाट वोल्ट का है, 100 वोल्ट का। तो टोटल कितने बल्ब लग जाएंगे सीरीज में, तो ये खाएगा 100 वोल्ट, दूसरा खाएगा फिर से 100 वोल्ट, तीसरा खाएगा फिर से 100 वोल्ट, और चौथा खाएगा फिर से 100 वोल्ट। टोटल कितना हो गया 400 वोल्ट। और टोटल हम दे कितना रहे 440, तो 4 अगर हम सीरीज में लगा लेंगे तो 400 वोल्ट तो खत्म हो जाएगा ना, और 440 दे रहे हैं तो बचेगा कितना, ओनली 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट इसके इंटरनल रेसिस्टेंस खा जाएगा, खा जाएगा ना। इंटरनल रेसिस्टेंस कितना था 10 ओम, और कितना वोल्टेज खा जाएगा 40। अगेन फिर से समझा रहे हैं, एक बल्ब को चमकने के लिए उसमें करंट जाना चाहिए 0.5, और कितना वोल्ट, 100 वोल्ट, कितना वोल्ट 100 वोल्ट। तो अगर एक रेसिस्टर, तो टोटल 4 रेसिस्टर अगर हम ऐसे लगा देते हैं तो 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट 400 वोल्ट ले ले। टोटल हम दे रहे हैं इनपुट में 440, तो 40 तो बच गया ना, तो 40 कौन लेगा, उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस था वो ले लेगा, है ना। 40 वोल्ट 10 ओम रेसिस्टर। अब इसी से सवाल बन जाएगा, बस इसको सॉल्व करो। V इक्वल टू आई आर, वी कितना दिया हुआ है 40 और आर कितना दिया हुआ है 10, तो करंट निकाल सकते हो। करंट आ गया कितना 4, मतलब इसमें मेन में कितना करंट जाएगा 4, कितना करंट जाएगा 4। अब यहीं पे छोटा छोटा क्लू, छोटा छोटा क्लू से बन जाएगा क्वेश्चन। इसमें मेन करंट कितना जाएगा 4, पर इसके एक ब्रांच में कितना जाना चाहिए 4 नहीं 0.5। एक बैट थी बल्ब को फुल चमकने के लिए क्या लगता है कितना करंट चाहिए 0.5, इससे ज़्यादा जाएगा तो फूट जाएगा। तो इस वाले में करंट जाना चाहिए मात्र 0.5, लेकिन हम दे कितना रहे हैं 4, जाना कितना चाहिए 0.5। तो ऐसे टोटल कितने 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 कनेक्टेड होंगे भाई, बता सकते हो। टोटल हम 4 दे रहे हैं और आधा इधर जा रहा है, तो टोटल 8 चाहिए ना, तब ना 4 का बंटवारा हो जाएगा 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5, टोटल 8 टाइम्स। कितने टाइम्स 8 टाइम्स, तब ये 4 एम्पियर का बंटवारा हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने लगेंगे। तो एक सीरीज के कनेक्शन में टोटल 4 बल्ब, और ऐसे टोटल कितने हैं 8। फिर से एक सीरीज के कनेक्शन में टोटल कितने बल्ब लग रहे हैं 4, और इस तरीके से ऐसे कितने लग रहे हैं टोटल 8, मतलब 8 4 जा 32, है ना। टोटल बल्ब कितने लगेंगे 8 4 जा 32, जो आंसर होगा टिक लगा सकते हो। तो कहने का मतलब क्वेश्चन को कैसे बनाए, नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे से रिवाइंड करो। एक बल्ब है, पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, हमने करंट निकाल लिया 0.5 निकल गया, और 0.5 100 वोल्ट से चमक रहा है, 440 हम दे ही रहे हैं, तो एक 100 400 वोल्ट तो ले लिया ना, बचा कितना 40। तो 40 वोल्ट कौन लेगा, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और उसके इंटरनल रेसिस्टेंस क्या निकालनी है करंट। करंट टोटल कितना निकल गया 4, मतलब इसमें मेन करंट कितना है 4, लेकिन जाना कितना है 0.5। तो टोटल कितने ब्रांच ऐसे लगेंगे, तो 0.5 0.5 0.5 0.5 करके कितने टोटल 8। कैसे निकालें, दिस बटा दिस, मतलब 4 एम्पियर टोटल है, 0.5 एम्पियर इधर जा रहा है, तो टोटल कितने लगेंगे 4 बटा 0.5 मतलब 8। तो एक सीरीज के कनेक्शन में टोटल 4 बल्ब, तो टोटल ऐसे लग रहे हैं टोटल 8, मतलब 8 4 जा 32 बल्ब। तो आंसर कितना हो जाएगा 32। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो अलग बात है, क्योंकि हम भी जल्दीबाजी में ही बनाए, ठीक है, क्लियर। और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि पहले वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, नहीं बना तो वीडियो को रिज्यूम करके आगे बनाओ, ठीक है। हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 डिस्क ए और बी को एक्सेली रखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और 2i रिस्पेक्टिवली, मतलब ए का आई है बी का 2i है, कॉमन एंगुलर एक्सिस
एंगुलर एक्सिस कॉमन है। डिस्क ए का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 2 ओमेगा है और बी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। बोथ डिस्क रोटेट इन क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन में भी रोटेट कर रहा है। बहुत अच्छा, देखो ध्यान से। ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और वेलोसिटी 2 ओमेगा है, वाह। बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आई है और वेलोसिटी कितना है, सिंपली ओमेगा। समझ में आ रहा है, आई 2 ओमेगा और 2 आई ओमेगा। आगे, जब बी को ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ए, मतलब एक दूसरे को चिपका दिए, दे एक्वायर ए कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। ये निकालने का तरीका बताया था, कॉमन वेलोसिटी निकालने का। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी याद है, सेंटर ऑफ मास से ही चल रहा है, m1 r1 m2 r2। वेलोसिटी कॉमन m1 v1 m2 v2। कैपेसिटर वोल्टेज कॉमन c1 v1 c2 v2। तो ये ओमेगा निकालना है, कितना हो जाएगा, i1 ओमेगा 1 i2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई i1 प्लस i2, उसी से निकालना है ना। खैर आगे पूछ रहा है, द एवरेज फ्रिक्शनल टॉर्क, द एवरेज फ्रिक्शनल टॉर्क ऑफ वन डिस्क बाई द अनदर। ये तो बड़ा आसान हो गया, ये टॉर्क पूछ रहा है ना, एक दूसरे पे कितना लगाएगा। तो क्या तुमको याद है, क्या याद है, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ फोर्स के लिए था, तो शायद आपको याद होगा लीनियर मोशन में फोर्स रोटेशनल मोशन में टॉर्क ही से रिप्रेजेंट करते हैं ना, याद है, फोर्स इक्विवेलेंट टू टॉर्क। तो न्यूटन का थर्ड लॉ था कि फोर्स जो है एक्शन रिएक्शन है लीनियर मोशन में, तो रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगा, टॉर्क भी एक्शन रिएक्शन हो जाएगा ना। तो किसी एक का टॉर्क निकाल लेते हैं, किसी एक का टॉर्क निकाल लेते, काम हो जाएगा। क्यों एक का टॉर्क, क्योंकि एक का जो टॉर्क निकालेंगे वही दूसरे पे लगेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होता है। एक्शन रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि फोर्स लीनियर मोशन में होता है और टॉर्क रोटेशनल मोशन में होता है। क्लियर, और तो कुछ है नहीं। कैसे बनेगा क्वेश्चन, जरा देखते हैं। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले ए का दिया हुआ है ना आई और 2 ओमेगा, बी का भी दिया हुआ है 2 आई ओमेगा, कॉमन नहीं निकाल सकते, i1 ओमेगा 1 i2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई i1 प्लस i2, कितना आ गया 4/3 ओमेगा। मतलब इस वेलोसिटी से, मतलब इस एंगुलर वेलोसिटी से ए भी चलेगा और बी भी चलेगा। खैर हमको तो निकालना है टॉर्क ना, किसी एक का निकालने का काम हो जाएगा, तो हम ए का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, ए का। इनिशियल कितना होगा, एल क्यों निकाल रहे हैं, हमको सिर्फ तो टॉर्क पूछ रहा है ना। तो तुमको याद है फोर्स कैसे होता था, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बटा टाइम। लीनियर मोमेंटम तो रोटेशन में क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम बटा टाइम, वही ना टॉर्क। फोर्स क्या था, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। टॉर्क क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बटा टाइम, क्योंकि वहां मोमेंटम यहाँ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, ध्यान से देखिएगा। तो वही लगाएंगे, टॉर्क निकालना है ना, मतलब डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, मतलब एंगुलर मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल बटा टाइम। तो बस एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तुम किसी का भी निकालो, ए का निकालो या बी का निकालो, हम ए का निकाल रहे हैं, आंसर आ जाएगा। और तुम्हारा मन बी का भी निकाल सकते हो। क्लियर, कैसे होगा भाई, ध्यान से देखिएगा। तो इनिशियली निकाल सकते हो ए का ये है ना, तो एल क्या होता है, आई ओमेगा। मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम मास को आई और वेलोसिटी को ओमेगा ना। तो आई तो आई है और वेलोसिटी कितना है, 2 ओमेगा है, मतलब 2 आई ओमेगा हो जाएगा इनिशियल। फाइनल निकालना है तो फाइनल भी वही आई ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई है, पर वेलोसिटी कितना है, 4/3 ओमेगा, 4/3 ओमेगा, वही पुट कर दी। क्लियर, तो बस चेंज इन मोमेंटम निकाल के आंसर ले आओ। ठीक है, वीडियो पॉज करो, पूरा सॉल्व करो, है ना, उसके बाद आगे का रिज्यूम करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस बढ़ते चले जाए, समझ में आ नहीं रहा है लेकिन फिर भी। और हमको उम्मीद है तुमको समझ में आता होगा, नहीं तो फिर हम हैं ही, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ता था उस वक्त अगर ध्यान दिए होगे तब ये सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं, कोई हार्ड नहीं होता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कैसा लगे अगर हम बोलें कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे लास्ट सॉल्व्ड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में, है ना। और एनसीईआरटी कहाँ बनाने का फुर्सत है। देखो ध्यान से, एक रेसिस्टर आर है ना, आर कहाँ यहाँ है, ड्रॉ फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर हैज टोटल रेसिस्टेंस आर नॉट, ये पूरे का रेसिस्टेंस कितना है, आर नॉट, ये छोटू सा। वोल्टेज भी अप्लाइड कर रहे हैं ना, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस आर, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए। व्हेन द ए बी इज इक्वल टू 1/4 AC, ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक 1/4 है, 1/4। तो क्या तुमको याद है रेसिस्टेंस जो होता है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रेसिस्टेंस जो होता है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ए बी का लेंथ जो है ए सी का ए 1/4 है ना, ये 1/4 है, तो रेसिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 1/4, और इधर वाला कितना हो जाएगा 3/4, होगा कि नहीं होगा। तो हमसे इसमें पूछ रहा है वोल्टेज का एक्सप्रेशन, वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा भाई, जरा देख लेते हैं।
तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या किए, यही दिया हुआ था वोल्टेज, उस पोटेंशियोमीटर को तोड़ दिए, क्योंकि ये लेंथ कितना था 1/4 था ना, रेसिस्टेंस जो होता है रो एल बाई ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका लेंथ 1/4 था, तो रेसिस्टर भी कितना हो जाएगा R0/4, और बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा 3R0/4। इसी के पैरेलल में क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है ना। अब हमको इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, हम तो कहते हैं इसके क्रॉस निकालो या इसके क्रॉस निकालो, सेम ही बात है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल में। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई किए, ये वोल्टेज लगा हुआ रहने दिए, 3R/4 लगा रहने दिए, हमको लगता है ये दोनों पैरेलल में है ना, R0/4 और R दोनों को मिला के एक साथ लिख सकते हैं, मान लेते हैं R1। R1 कैसे निकलेगा, दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम, इसका यूज करेंगे आगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। तो बस हम कर क्या रहे हैं, इन दोनों को लगा के एक सिंगल रेसिस्टर बना दिए पैरेलल में, मतलब दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम, अब इसका यूज करने वाले हैं। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, क्या ये और ये पैरेलल में था तो वोल्टेज सेम होगा, कितना, जो वोल्टेज इसके क्रॉस वही वोल्टेज इसके क्रॉस, और हम तो कहते हैं वही वोल्टेज इसके क्रॉस, सिर्फ R1 के क्रॉस वही लिखें। चाहे तो वोल्टेज क्रॉस R निकालें या R0/4 निकालें या सिंपली R1 के क्रॉस निकालें, आंसर सेम आएगा। हमसे तो पूछ रहा था इसके क्रॉस ना, हम इसके क्रॉस निकालें या इसके क्रॉस निकालें या इसके क्रॉस निकालें, बात सेम है, क्योंकि सब आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो क्या नहीं निकाल सकते, सिंपल सा बेसिक ओम्स लॉ। क्या ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, तो यही ना V=IR, करंट क्या होता है सेम, तो वोल्टेज रेसिस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। तो इसका वोल्टेज निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा, ये सिंपल रेसिस्टर का ही लगाए थे और फॉर्मूला भी पढ़े होगे, ट्रिक्स भी पढ़े होगे बचपन में भी। क्या वोल्टेज R1 के क्रॉस चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा R1 डिवाइड बाई दोनों का सम, मतलब R1 + 3R0/4। वोल्टेज इसके क्रॉस चाहिए ना, दोनों तो सीरीज में है ना, करेंट सेम, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, वोल्टेज इसके क्रॉस चाहिए तो क्या होगा R1 डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, दोनों का सम इंटू टोटल वोल्टेज। R1 का वैल्यू यहाँ से जो निकाले हैं वो यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, चाहो तो देख सकते, हाँ डाटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है पर ये है एनसीईआरटी का। क्लियर है, क्लियर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तब तक वीडियो को पॉज करो, इसको बनाओ तो क्या दिया हुआ है हम सॉल्व करते हैं। एक बार ट्राई करना खुद से, बना तो ठीक, नहीं बना तो फिर हमें सॉल्यूशन हो ही रहा है आगे। ठीक है, देखो एक बीड है जिसका मास m है, फिटेड ऑन ए रॉड, यहाँ पे एक रॉड पे फिटेड है, और ये रॉड जो है A0 से इधर भाग रहा है, रॉड A0 से इधर भाग रहा है। अब सवाल आगे कह रहा है, इनिशियली बेड एट मिडिल ऑफ द रॉड मूव्स हॉरिजेंटल इन ए प्लेन विथ एक्सेलरेशन A0 डायरेक्शन अल्फा फॉर्मिंग विद द रॉड। वाओ, ये रॉड से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। क्या सवाल दे दिया, move horizontally in a horizontal plane with acceleration A0 in the direction forming an angle alpha with the rod. The acceleration of board, हाँ ये दिया हुआ है, हॉरिजेंटल प्लेन से रॉड अल्फा एंगल बना रहा है, ये वाला अल्फा एंगल दिया हुआ है, तो इसका एक्सलेरेशन निकालना है नेट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड। अरे तो सूडो फोर्स लगा दो, एक तो वजन लगेगा नीचे, उसके में कोई टेंशन नहीं है, वजन कहाँ लगेगा नीचे, ये एक्सलेरेशन A0 से इधर जा रहा है तो सूडो कहाँ लगेगा नीचे, और हमको निकालना है एक्सलेरेशन ऑफ वेट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, तो रॉड के रिस्पेक्ट में जो बीड है सिर्फ इसी डायरेक्शन में ना मोशन करेगा, सिर्फ इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा और तो करेगा नहीं, है ना, तोड़ के थोड़े भाग जाएगा। तो जो भी मोशन करेगा वो सिर्फ इसके लॉन्ग मोशन करेगा, करेगा ना। फ्री बाय डायग्राम से सिंपल क्वेश्चन बना लो, किसका क्वेश्चन हमको तो पता भी नहीं है, बस बना दो और कुछ नहीं। ठीक है, जरूरी थोड़े कि तुम्हारा डॉट होना चाहिए, एक स्टूडेंट का डॉट मतलब कम से कम 20-25 स्टूडेंट का डॉट है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या होगा, ये छोटा सा बीड जिसका मास m, एक तो ग्रेविटी लगेगा नीचे g, और एक्सलेरेशन इधर था ना A0, तो सूडो किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा ना, यही कर रहे हैं। एक वजन g लगा दिए और एक सूडो लगा दिए a। अब कंपोनेंट तोड़ दो, क्या लगता है तुमको पता है कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है, कितना है अल्फा है, तो तुमको पता है ये वाला भी एंगल अल्फा होगा, पता है ना। तो g का ये कंपोनेंट क्या होगा, g cos अल्फा, पर हमको उससे मतलब नहीं ना, हमको तो ये प्लेन वाले से मतलब है ना, तो इधर कितना होगा g sin अल्फा। क्लियर, खैर देखो आगे, ये अगर अल्फा है तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, देन अगेन ये अल्फा, देन अगेन ये अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा,
वाह क्या अल्फा लिखा है। ठैग देखो घोड़ा, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से क्या देना है आपको, की ये जी है, अगर ये अल्फा है तो आप तोड़ सकते हैं ना, इधर होगा जी कॉस अल्फा और ये होगा जी साइन अल्फा जो हम तोड़ दिए। अगेन ये अल्फा हो गया तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया और ये फिर से अल्फा हो गया ना, तो ए का इधर का कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस अल्फा, क्योंकि जिधर थीटा मालूम उधर कॉस लगता है ना, ए कॉस अल्फा। तो नेट एक्सप्रेशन कितना, एक एक्सप्रेशन लग रहा है ये जी साइन अल्फा और एक लग रहा है ए कॉस अल्फा। नेट नहीं निकाल सकते, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा जी साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा। और तो कुछ नहीं ना है, क्लियर है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा था विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, तो रॉड के रिस्पेक्ट में इसी डायरेक्शन में ना जाएगा, ऐसा थोड़े कि रॉड को तोड़ के भाग जाएगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो एक वजन लग रहा था जी और एक आपका सूडो फोर्स लग रहा था, कंपोनेंट तोड़ देंगे प्लेन के लॉ, क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर होगा उम्मीद है। वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ तो क्या दिया हुआ है, पहले कोशिश करो खुद समझे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। मिनिमम मास ऑफ एम डैश, ये एम डैश कहाँ, ये नीचे वाला ना, एम डैश का कितना मिनिमम मास होना चाहिए ताकि ये छोटू सा ब्लॉक जो छोटा एम यहाँ है ना, वो रेस्ट में रहे, किसके रिस्पेक्ट में, एम के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब ये हुआ कि एम डैश कितना नीचे से आए, है ना, एम डैश मास ही निकालना है ना, ये इतना एक्सलेरेशन से नीचे से आए कि ये इतना एक्सलेरेशन से आगे से बढ़े कि ये छोटा वाला एम कहीं हिले ही नहीं, छोटा वाला एम कहीं हिले ही नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये तुमको याद है छोटा सा क्लू कि छोटा वाला एम कितना एक्सलेरेशन से चलता है कि हिले नहीं, कुछ याद है सब, हाँ याद होगा हमको उम्मीद है, क्या लगता है, याद है या हम बताएं, चलो हम बताते हैं। वो कितना, छोटा वाला ब्लॉक का एक्सलेरेशन अगर जी साइन जी टेन थीटा, यहाँ थीटा कितना दिया हुआ 37, अगर इसका एक्सलेरेशन कितना हो जी टेन 37 तो वो चलेगा नहीं। फिर से कितना, जी साइन थीटा, तो वो चलेगा नहीं। क्लियर, देखो ध्यान से क्या बने, क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि अगर हम इसको एक्सलेरेशन जी टेन 37 दे दें तो एम डैश नीचे की ओर ढुड़केगा नहीं, यानी इसका एक्सलेरेशन जी टेन 37 तो इसका भी तो वही होगा ना जी टेन 37, क्योंकि दोनों एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो इसका एक्सलेरेशन इधर लग रहा है जी टेन 37 और इसका एक्सलेरेशन नीचे लग रहा है जी टेन 37, दोनों का फ्री बाई डायग्राम बना लेंगे। एक्सप्रेशन पता है ना, एक्सप्रेशन कितना है जी टेन 37, ये जी टेन 37 क्यों है, तभी ये एम छोटा सा जो एम है वो नीचे की ओर ढुड़केगा नहीं, जी टेन 37 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, तो फ्री बाई डायग्राम देख लो, ये वाला आगे जा रहा है, ये वाला नीचे जा रहा है, कैसा होगा जरा ध्यान से देखिएगा। किसका फ्री बाई डायग्राम पहले देखें, तो पहले इसी का देखते हैं, वेज का और छोटा सा ब्लॉक का। नीचे एक ही धागा लग रहा है ना सिर्फ टेंशन, बाकी वजन लग रहा है वर्टिकल, तो वर्टिकल से हमको क्या मतलब है, हमको तो हॉरिजेंटल से मतलब है। हॉरिजेंटल में सिर्फ लग रहा है टी और एक्सलेरेशन कितना है जी टेन 37, मतलब कितना हो जाएगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। फोर्स तो आपका टी लग रहा है और मास तो दोनों का लेंगे ना, दोनों पे लग रहा है ना, तो फोर्स यानी कि टी, मास यानी कि दोनों का, और एक्सलेरेशन कितना जी टेन 37। ये छोटा वाला ब्लॉक जो लटका हुआ था निकाल लेते हैं, नीचे तो लग रहा होगा वजन, ऊपर लग रहा होगा टेंशन, और ये आ रहा है नीचे ना जी टेन 37। तो इक्वेशन लिख सकते हो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। ज्यादा फोर्स कौन लग रहा है, एम डैश जी, टी कम लग रहा है ना, तो देखो एम डैश जी माइनस टी इज इक्वल टू मास यानी कि एम डैश और एक्सलेरेशन कितना जी टेन 37। क्लियर, अब ये दोनों को सॉल्व करके सिर्फ एम डैश निकालना है, हमको लगता है दोनों को सम कर देंगे टी मर जाएगा, ये माइनस में है ना और ये किस में प्लस में, दोनों को ऐड कर देते हैं टी टी मर जाएगा, क्या बचेगा एम डैश जी और उधर जो बचे, बाकी सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, जिसका भी डाउट था सॉल्व करो, जिसका नहीं डाउट था वो भी सॉल्व करो, है ना, क्योंकि ठीक है क्वेश्चन किसी का भी रहे बनाना तो चाहिए ना, माना तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना रहे हो लेकिन फिर भी बनाना चाहिए। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कर रहा है, इस सवाल में कह रहा है कि एक ट्रॉली है जिसका मास, ये पूरे पूरे के पूरे मास 8 किलो है ना, स्टैंडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है टंगा हुआ है 2 kg का, कितना एंगल से 37, ये कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है ना ट्रॉली, रिजल्ट स्टूड एंगल 37 विद द वर्टिकल, यही है। 8 kg का पूरा ट्रॉली है, 2 kg टंगा हुआ है, ये फोर्स लग रहा है एफ जिसके कारण एक्सेलरेशन होगा, तो एफ के कारण ये एंगल कितना बना रहा है 37,
तो ये 4 ऑप्शन है, चेक नहीं कर सकते? सिंपल सूडो फोर्स लगाओ। क्या लगाओ? सूडो फोर्स लगाओ। कैसे बनेगा सवाल जरा देखते हैं। तो ये बताओ डायरेक्ट बनाएं या प्रोसेस से बनाएं? पहले डायरेक्ट देख लेते हैं। याद है टंगा हुआ रहता है तो एक्सप्रेशन कितना होना चाहिए? जी टेन थट्टा, कितना एंगल में आ रहा है? 37 ना। कितना हो जाएगा एक्सप्रेशन? जी टेन 37 डिग्री। टेन 37 कितना होता है? 3/4। ये एक्सप्रेशन आ गया ना डायरेक्ट। तुम चाहो तो प्रोसेस से, तो प्रोसेस बगल में है, उस ब्लॉक का एबीडी बना सकते हो। इधर की ओर एक्सप्रेशन कितना लग रहा था? 2a। एक्सप्रेशन नहीं, सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। उस पर फोर्स किधर लग रहा था? इस डायरेक्शन में। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था ना, फ्रॉम राइट डायरेक्शन। उसके कारण उस पर सूडो फोर्स किधर लगा? उसके जस्ट पीछे। कितना? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वो जो टंगा हुआ था ब्लॉक, उसका मास कितना था? 2 kg ना। तो एक्सेलरेशन ए मान लें, तो सूडो फोर्स पीछे क्यों लगता है ना, तो मास 2 और एक्सेलरेशन ए। दिस इज अ सूडो फोर्स। और इस पर टेंशन किधर लगेगा? ऊपर की ओर ना। वजन किधर लगेगा? नीचे की ओर ना। वजन कितना लगता है? वजन हमको लगता है 2g लगेगा, क्योंकि मास कितना है? 2। क्लियर है? फिर अगेन बताते हैं, इस पे फोर्स लग रहा था इधर, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? पीछे की ओर ना। कितना? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो 2 है और एक्सेलरेशन कितना? ए। तो कितना लगेगा? 2 इंटू ए। 2 इंटू ए। बाकी एक तो वजन लगेगा। वजन कितना लगेगा? सिंपली mg। तो कंपोनेंट तोड़ दो। ये mg वाला कंपोनेंट जो है, मतलब 2g, 2g ना, mg मास 2 और g कितना? g मतलब कितना? 2g। तो 2g जो नीचे लग रहा है, उसका कौन सा कंपोनेंट ऊपर के साथ बैलेंस करेगा? नीचे की ओर क्या लग रहा है? 2g। अरे चल जा मेरे मालिक, नीचे की ओर क्या लग रहा है? 2g। तो t का इधर कितना कंपोनेंट? t cos 37। तो t cos 37 को किसके साथ बैलेंस करेंगे? mg के साथ। वही तो किए। t cos 37 इक्वल टू mg। क्लियर? और इस t का इधर की ओर कितना कंपोनेंट? तो t sin 37। जिधर थीटा मान उधर cos, जब नहीं मान उधर sin ना। तो इधर लग रहा है t sin 37 और उधर कितना लग रहा है? 2a। दोनों को बैलेंस कर दिया। क्लियर? तो बैलेंस कर दिया तो निकल जाएगा क्या? इक्वेशन निकल जाएगा। सिंपल एबीडी है और कुछ नहीं है। ठीक है? तो जितना ऊपर लग रहा था t cos 37, उसको वजन के साथ इक्वेट कर दिए। जितना इधर लग रहा था t sin 37, उसको 2a के साथ बैलेंस कर दिए। आ गया इक्वेशन। इसको बटा इसको कर सकते हैं, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan। और इधर दो दो मर जाएगा, a बाई जी। तो a कितना आ जाएगा? g tan 37। tan 37 कितना है? 3/4 होता है ना। 3/4 मतलब कितना आ जाएगा टोटल? 7.5। 7.5 और एक्सप्रेशन कुछ और दिया हुआ था, तो पहला ऑप्शन गलत ना। तो कहने का मतलब इतना लंबा चाहो तो कर सकते हो, या फिर हम जैसे याद करवाते हैं हमेशा। एक्सप्रेशन कितना? जी tan 37। पीछे भी तो यही यूज किए थे ना अभी आज ही के लेक्चर्स में। जी tan 37 कितना एक्सप्रेशन? 7/5, 7.5। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि एक्सप्रेशन कुछ और दिया हुआ था। दूसरा में पूछ रहा है क्या मास फोर्स कितना लगेगा? 70 न्यूटन, 75 न्यूटन। देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन क्या था? ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ये था कि एक्सलेरेशन क्या लगेगा? 40/3 नहीं, 7.5। फोर्स क्या लगेगा? 60 नहीं। देखते हैं टेंशन क्या लगेगा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, अगर फोर्स पूछेगा तो फोर्स तो सिंपली मास इंटू एक्सलेरेशन। मास तो टोटल ले लेंगे ना, क्योंकि ट्रॉली भी है 8 kg का, उसके अंदर छोटू सा मास भी है ना 2 kg। टोटल मास कितना? 8 + 2 10 और एक्सेशन कितना? 7.5। तो क्या फोर्स निकल जाएगा? 75 आया। तो हमको लगता है कि इस बी ऑप्शन नहीं ना हुआ। क्या सवाल था? हाँ देखो ध्यान से। एक्सलेरेशन लग रहा था 40/3 नहीं आया। फोर्स क्या 60 नहीं आया। फोर्स क्या 75 आ गया ना। उस तरह से टेंशन ही निकाल सकते। टेंशन का इक्वेशन में पता है तुमको। टेंशन तो तुम लोग निकाल ही लोगे ना। टेंशन कैसे निकालेंगे? ये देखो, यहीं से निकाल लो टेंशन, इसी क्वेश्चन से निकाल लो टेंशन, गलत ही आएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब सिंपल एफबीडी से क्वेश्चन बन रहा है और कुछ नहीं। ठीक है? और देखो अगला क्वेश्चन क्या है। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन बना दो। देखो ध्यान से, हम सवाल बनाते हैं। यू सीट ए मूविंग ट्रेन, ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन का वेलोसिटी चेंज किया, वाह घट गया 72 से 36 इन 5 सेकंड। तो ट्रेन जा रहा था, हम मेरा स्पीड घट गया, ट्रेन का स्पीड घट गया, मतलब मेरा भी घट गया ना, तो हम सडनली रुक जाएंगे ना। तो आगे की ओर फेंकाएंगे, देखते हैं आगे। 5 सेकंड में रुक गया। द फोर्स ऑन मैन रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑन मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो अगेन जीरो। कैसे? ट्रेन में हम भी बैठे हुए और ट्रेन में वो जो ऑब्जर्वर है वो भी बैठा हुआ है, तो हम दोनों सेम
फोर्स से आगे खिंचाएंगे ना तो उसको क्या लगेगा, हम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। अगर वही ग्राउंड पे रहता तो कहता कि हाँ कुछ लगा है फोर्स, पर वो ट्रेन में ही बैठा हुआ है तो क्या होगा, जीरो ना, क्योंकि जितना सूडो फोर्स हम पे लगेगा पीछे की ओर उतना ही सूडो फोर्स उस पे लगेगा, तो टोटल कितना होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। क्लियर, और तो कुछ है नहीं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन बनाओ। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा गड़बड़ कुछ लगता है, देखना सॉल्व करें क्या होता है। एक फिगर में स्प्रिंग बैलेंस यहाँ है ना, तो बस यहाँ का टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन ही निकाल लोगे तो हमको लगता है टेंशन के लिए एक फोर्स चाहिए, एक टेंशन इधर ही लगेगा ना 10 kg पे, वही तो स्प्रिंग फोर्स निकालना है। एक वजन का पीछे की ओर कंपोनेंट कितना लगेगा 10g sin 30 डिग्री, mg नीचे लगेगा ना, नीचे की ओर कितना लगेगा 10g sin 37 डिग्री। समझ में आ रहा है, नहीं लगा। इसका टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, इसका नीचे की ओर क्या mg sin 30 डिग्री नीचे की ओर, और एक्सलेरेशन तो ऊपर था, एक्सलेरेशन ऊपर था, तो उसका ये वाला कंपोनेंट का कारण नहीं निकाल सकते हैं इधर की तरफ एक्सलेरेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, देखो कैसे बनेगा, बनाए हुए हैं ऐसी बात नहीं है। देखो क्या दिया हुआ है भाई, तो ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है, यही ब्लॉक है 10 kg का, ऊपर क्यों लगेगा टेंशन मतलब टी, नीचे क्यों लगेगा 10g sin 30 डिग्री, टी माइनस 10g sin 30 डिग्री, और एक्सलेरेशन ऊपर की ओर था ना 2, तो वही 2 का कंपोनेंट तोड़ दो। ये एंगल अगर थीटा है ना मतलब 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा ना, फिर से ये 30 तो ये भी 30, तो ये जो बचा हुआ है कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 2 का इधर की ओर कितना कितना कंपोनेंट 2 cos 60 डिग्री, मतलब इसका इधर की ओर कितना एक्सलेरेशन 2 cos 60 डिग्री। तो इक्वेशन क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिए, ऊपर की ओर लग रहा है टी, नीचे की ओर लग रहा है 10g sin 30 डिग्री, मतलब t माइनस 10g sin 30 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। तो मास तो 10 है और एक्सलेरेशन कितना, तो 2 का इधर की ओर कितना कंपोनेंट cos 37, इसको सॉल्व कर दो टी आ जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग ही तो निकालना है, तो स्प्रिंग कहाँ लगा हुआ था, स्प्रिंग इधर ही लगा हुआ था ना, तो स्प्रिंग इधर लगा हुआ था, हम टेंशन निकाल दिए, वही स्प्रिंग में फोर्स निकल गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन बनाओ, वीडियो पॉज करो, बनाओ तो क्या है सवाल दिया हुआ। ये सवाल एकदम बेसिक सा सवाल, लेकिन हाँ एग्जामिनेशन का सवाल है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन दिया ही नहीं है, इसीलिए बच्चे नहीं बना पाते। हाँ, एक ब्लॉक का मास 2 kg यहाँ है ना, रेस्ट ऑन ए मूविंग वेज 10 kg, ये 10 kg जो मूव कर रहा है, नेट वर्टिकल फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन ऑन 2g, है ना। अगर ये ए एक्सप्रेशन से जा रहा है और ए दिया हुआ नहीं है, बस बोल रहा है कि मूव कर रहा है, तो बताइए कि नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मास m 2 kg, 2 kg क्या है, ये छोटू सा जो लटका हुआ है, इसका वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा होगा, यही वाला होगा ना। अरे हाँ या ना, क्लियर। यहाँ देखो ये प्लेन तो ऐसे है, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। ये क्या लगेगा, तो हमको लगता है इस 2 kg का नीचे की ओर क्या लगेगा वजन 2g, 2 kg है ना, तो कितना लगेगा 2 इंटू जी, अरे हाँ या ना 2 इंटू जी, और ये 37 डिग्री, तो नीचे की ओर कितना फिर से 37 डिग्री, कितना लगेगा 2g साइन कॉस 37 डिग्री, ये 37 तो ये भी कितना होगा 37 ना, तो ये भी कितना लगेगा 2g कॉस 37 डिग्री लगेगा ना। तो हमसे तो यही पूछ रहा है ना कि ये वाला कितना फोर्स लग रहा है ना, तो वो तो नीचे के साथ बैलेंस हो जाएगा ना, तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स वर्टिकल फोर्स, वो किसके साथ बैलेंस हो जाएगा 2g cos 37 डिग्री, वही आंसर, वही क्या होगा आंसर। देखो कैसे सॉल्व किए, कितना आसानी से बन गया है क्वेश्चन। देखो 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 देखो, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है 2g, इधर का कंपोनेंट 2g cos 37, हमको ये दोनों को बैलेंस कर देंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स निकल गया, नॉर्मल इक्वल टू 2g cos 37, 2g cos 37 वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। क्लियर है, कोई क्वेश्चन में जान पड़ान तो है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें तो जरा। हाँ तो घोड़ो क्या दिया हुआ है ये सवाल, एक बॉडी का मास 4 किलो है, कितना किलो है 4 kg, महसूस किया 4.8 kg जब वो लिफ्ट में है, तो ले मास बढ़ गया ना। तो हम लोग का लिफ्ट में मास कब बढ़ता है, जब हम लोग ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, जब हम लोग ऊपर जाते हैं, याद है लिफ्ट में जब चढ़ते हैं तो ऊपर जब जाते हैं तो वजन हम लोग का ज़्यादा महसूस होता है, और जब नीचे आते हैं तो वजन क्या महसूस होता है कम, तो इसका सबसे पहला आंसर यही होगा अपवर्ड, है ना, पर अपवर्ड में 2 हैं, दोनों को सॉल्व कर देंगे, देखते हैं क्या होगा।
4 kg एक्चुअल, 4.8 kg महसूस किया ना, मतलब नॉर्मल फोर्स। जब लेफ्ट ऊपर जा रहा था तभी ना फोर्स ज़्यादा लगा। कैसे सॉल्व करेंगे? दो मेथड सॉल्व करने के। पहला देखो तुम्हारे सामने, ये फॉर्मूला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि लगभग फिजिक्स के 6 से 7 चैप्टर में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, कितना? जी इफेक्ट इक्वल टू जी माइनस ए। जी किधर लगता है? नीचे। जा किधर रहा है? ऊपर। तो रिलेटिव कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। जी माइनस ए वेक्टर का साइन है, जी लग रहा है नीचे और ए लग रहा है ऊपर, तो साइन क्या हो जाएगा? प्लस। जी इफेक्टिव मतलब वेट इफेक्टिव, जी कहने का मतलब वजन और ए कहने का मतलब एम, यानी कि हम सबसे एम से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो एम इंटू जी इफेक्टिव क्या होगा? वेट इफेक्टिव, जो 4.8 kg लग रहा था ना, तो 4.8 और जी का मान 10। जी मतलब सिंपल सा वजन, 4 kg ओरिजिनल था ना, मतलब 4 इंटू जी। और ये मास इंटू एक्सलेरेशन, मास तो 4 दिया हुआ था ना, और एक्सलेरेशन नहीं निकल जाएगा। कितना आएगा? जो भी आएगा आंसर 2। क्लियर? या फिर तुम चाहो कि ना सर ये वाला थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन वही सबसे अच्छा है। चलो ब्लॉक का एक बीडी खींच लेते हैं। ऊपर की ओर क्या लाएगा? नॉर्मल। नीचे की ओर क्या लाएगा? वजन। और हम लोग देख चुके हैं एक्सेलेरेशन किधर जा रहा है? ऊपर। एक्सेलेरेशन ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि वो महसूस किया वजन ज़्यादा, तो नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा है? ज़्यादा, इसीलिए एक्सेलेरेशन कहाँ होगा? ऊपर। तो फिर से ये नॉर्मल ऊपर, एम जी नीचे, ए इधर, तो क्या हो जाएगा? एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। एन कहने का मतलब जो लग रहा था 4.8, एम जी जो ओरिजिनल वजन था 4 किलो, 4 जी, और ये एक्सप्रेशन ही निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? एन ऊपर, एम जी नीचे, मतलब एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। एन निकल जाएगा। ए इक्वल टू कितना होगा? एन माइनस एम जी बटा एम। एन कितना? 4.8 जी, 4.8 इंटू 10। एम जी कहने का मतलब कितना? 4 जी, और एम कहने का मतलब कितना? 4। सिंपल सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? और तो कुछ है नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो देखते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। तुम लोग मेरे चैनल पे कॉपीराइट दिलवाओगे लगता है। ये क्वेश्चन तो पता चल रहा होगा कहाँ का है, हमको ही पता चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। क्यों क्वेश्चन को चेंज किए हैं? क्योंकि थोड़ा सा मिसिंग था उसमें, डायग्राम और ऑप्शंस नहीं दिया हुआ था। देखो क्या दिया हुआ है। एक ब्लॉक जिसका मास छोटू सा एम है, छोटू सा मास ये रहा। इनसाइड ए स्मूथ हॉलो सिलेंडर जिसके रेडियस आर, इसकी रेडियस कितनी? आर। हुज एक्सिस स्किप हॉरिजॉन्टल, इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है, सिलेंडर को बाद में कांस्टेंट एक्सेलेरेशन 2g दे दिए। कितना एक्सेलेरेशन दे दिए? 2g इधर की ओर। कितना एक्सेलेरेशन? 2g। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ब्लॉक विद वर्टिकल, मतलब ये वर्टिकल यहीं से सेंटर से कितना एंगल बनाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल है ना, कितना एंगल बनाएगा? कैसे बनेगा भाई? जरा ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ। यही सिलेंडर मान लेते हैं जिसको कितना एक्सेलेरेशन दे दिए? 2g। ये जो यहाँ से छोटू सा एम लगा हुआ था ये यहाँ भाग जाएगा ना, तो कितना एंगल बनाएगा, मतलब ये कितना थीटा होगा, बस वही निकालना है ना। तो ध्यान देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो हमको लगता है दो फोर्स लगेगा। एक तो वजन नीचे की ओर, वजन किधर की ओर? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। वजन किधर की ओर? नीचे की ओर ना। वजन लगेगा नीचे की ओर, और हमको लगता है नॉर्मल लगेगा इधर की ओर, लगेगा ना। ये एंगल थीटा है, तो फिर से ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो ध्यान से देखो, ये लगेगा वजन एम जी, और ये लगेगा नॉर्मल, ये क्या लगेगा? नॉर्मल। और ये 2g जो एक्सलेरेशन है उसके कारण सूडो फोर्स किधर लगेगा? पीछे क्यों लगेगा ना। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लगेगा, तो सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। क्लियर? कैसे सॉल्व होगा? इस छोटू से मास का एक बीडी खींच लेते हैं। नीचे की ओर क्या लगेगा? वजन। इधर की क्या लगेगा? नॉर्मल, ये एंगल थीटा है। और इधर की ओर क्या लगेगा? सूडो फोर्स 2mg। 2mg क्यों? क्योंकि 2g एक्सलेरेशन है और मास m है, तो सूडो फोर्स क्या लगता है? मास ही टू एक्सलेरेशन ना, तो मास तो m और एक्सलेरेशन कितना? 2g, है ना। अब कंपोनेंट कंपोनेंट तोड़ दो। n का ये कंपोनेंट कितना? n cos थीटा, और n cos थीटा को mg के साथ बैलेंस कर देंगे, और ये इधर की ओर कितना कंपोनेंट? n sin थीटा, उसको बैलेंस कर देंगे किसके साथ? 2mg के साथ, है ना। वही n cos थीटा जितना ऊपर उतना नीचे, n cos थीटा इक्वल टू mg, और इधर की ओर कितना? n sin थीटा इक्वल टू 2mg। क्लियर? तो कितना आ गया टोटल? tan थीटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे sin बाई cos वाला, तो ये कितना आ जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 2। या फिर हम तुमको छोटा सा याद दिला दें कि दो क्वेश्चन स्पेशली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो आईटी के क्वेश्चन थे उसको याद रखा जाता है। एक वो चिट्टा वाला, मतलब वो कीटा वाला, कीट वाला, एक रोलिंग पे जा रहा है तो कितना फ्रिक्शन होगा, तो म्यू इक्वल टू कॉट थीटा। और ये ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर होता है tan थीटा इक्वल टू ए बटा जी, मतलब ए इक्वल टू जी tan थीटा, ए इक्वल टू जी tan थीटा, यही तो लगाना है।
पीछे वाले क्वेश्चन में भी ए इक्वल टू जी टेन थीटा का डायरेक्ट लगा के आंसर लाए थे ना, ए इक्वल टू जी टेन थीटा, यहाँ लगाएंगे तो क्या नहीं आएगा, ए इक्वल टू जी टेन थीटा, ए कितना 2g, जी टेन थीटा कट जाएगा, जी जी खत्म, आ जाएगा आंसर इजिली, 1 सेकंड में आ जाएगा, है ना। अब लिख के बताएं क्या, नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। खैर तुम लोग जानते हो ट्रिक्स है मेरे पास बहुत सारा, बस जितना चैप्टर पढ़ाएं उतना ही, बाकी का पढ़ाएंगे तो और मज़ा आएगा। देखिए क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ट्रिक्स ही काम करता है, प्रोसेस सब भूल जाते हैं, हम खुद भूल जाते हैं, तो क्या तुम लोग नहीं भूलोगे। तो ट्रिक्स जो होता है ना, एक बार जहन में बैठ जाता है, जैसे किसी दोस्त का नाम बैठ गया उस तरह से ट्रिक्स बैठ गया, दोस्त का बात इजीली घुस जाता है, उस तरह से प्रोसेस नहीं घुसता है जल्दी, पर ये सब घुस जाता है ट्रिक्स, है ना। ए इक्वल टू जी टेन थीटा इसमें लगा दोगे इसलिए आंसर आ जाएगा, ए इक्वल टू जी टेन थीटा, ए का मान 2g है ना, जी जी मर गया, टेन थीटा इक्वल टू 2, कितना सेकंड लगा बनाने में, हमको लगता है कलम भी नहीं छूना पड़ेगा, डायरेक्ट बन जाएगा। खैर देखो ये सवाल क्या दिया हुआ है भाई, ये सवाल दिया हुआ है एक फोर्स लग रहा है 30 ग्राम पे, सच दैट पोजीशन चेंज किया, सच दैट पोजीशन चेंज किया पार्टिकल का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स दिया हुआ वेलोसिटी निकालोगे, आपसे पूछ रहा है वर्क डन, वर्क डन 4 सेकंड में, तो वर्क डन ही निकालोगे, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की जगह वेलोसिटी चाहिए ना, तो एक्स दिया हुआ है तो वेलोसिटी नहीं निकाल लोगे, और वर्क डन चाहिए 4 सेकंड में ना, मतलब टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 4 के बीच में। ठीक है, कैसे बनाया जरा देखिए ध्यान से, वेलोसिटी निकाल लोगे dx बाई dt, वर्क डन निकालना है ना, चेंज इन काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 4 सेकंड पे और 0 सेकंड पे, तो वेलोसिटी 0 सेकंड पे इसमें 0 का मान पुट कर दो, 3 आ जाएगा ना, और 4 सेकंड पे इस पे 4 का मान पुट कर दो, कितना आ गया 19, है ना। तो यही वर्क डन चाहिए, कितना हो जाएगा हाफ एम, 30 ग्राम है, चेंज कीजिएगा ग्राम को केजी में, और भी स्क्वायर, भी फाइनल का स्क्वायर माइनस भी इनिशियल का स्क्वायर, भी फाइनल 19 है, इनिशियल कितना है 3, फाइनल करने का मतलब 4 सेकंड, इनिशियल करने का मतलब 0 सेकंड, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। क्लियर, ज़्यादा कुछ तो तामझाम है नहीं इसमें, है ना। अब ये 2 क्वेश्चन किसका था हमको तो पता नहीं, हमको किसी का नहीं पता, नाम भी नहीं पता कि किसका किसका कौन सा डॉट था, तुम अगर देख रहे हो तो इसको कमेंट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और हम लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर तुमको लगता है कि हाँ मिल जाएगा डॉट का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन यहाँ, तो हाँ मिल जाएगा, है ना। बस क्वेश्चन थोड़ा ढंग का होना चाहिए और पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए, देखो ये समझ में भी नहीं आ रहा, उम्मीद है कि तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले नीचे वाला बना दें, क्या सवाल दिया हुआ है, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी 10 केजी का मास है, 1 मीटर ऊपर गया 1 सेकंड में, ये टाइम का कोई यूज ही नहीं, 10 केजी को 1 मीटर ऊपर ले गया ना, तो वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर ले गए तो कितना पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो m 10 g 10 और h 1, तो 10 गुना 10 गुना 1 100, 100 98 है, g का मान 9.8 लिया, m का मान 10, g का मान 9.8 और h का मान 1, कितना आ गया 98। ये 1 सेकंड किसके लिए, पावर पूछता तो पावर निकालते, ऐसे तो पूछा नहीं तो नहीं निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम एमसेंट, है ना, माय फेवरेट एग्जाम, फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है ना, कितना एंगल से, थीटा एंगल से, हॉरिजेंटल एक्टिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया 0.4 मीटर, ये फोर्स जो एफ लग रहा था किसी एंगल पे लग रहा था, पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0.4 मीटर, और इफ द ऑब्जेक्ट गेन काइनेटिक एनर्जी 1 जूल, ये गेन काइनेटिक एनर्जी मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का चेंजमेंट हुआ कितने जूल का, 1 जूल का, तो यही तो वर्क डन है, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 1, और वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, हम शायद दूसरा डिफिनेशन बताए थे, वर्क डन जो होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपसे पूछ रहा है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ना, तो वर्क डन का डेफिनेशन तो होता है कि वर्क डन इक्वल टू हॉरिजेंटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजेंटल फोर्स निकालना है और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 0.4 और वर्क डन कितना दिया हुआ है 1, नहीं बनेगा, वो एफ और थीटा का कोई लोचा ही नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल लेंगे 1 जूल, और वर्क डन होता है ना हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कि पूछ रहा है,
डिस्प्लेसमेंट कितना 0.4 मीटर जो दिया हुआ है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और इधर 1, एफ नहीं निकालोगे तो ये एफ आया कौन सा, हॉरिजेंटल वाला फोर्स, और वही तो पूछ रहा था। हाँ दिया हुआ था अलग बात है, इतना लग रहा है थीटा एंगल पे दे रहा है तो उससे हमको क्या मतलब है, हमसे जो पूछा वही ना बताएंगे सिर्फ। ठीक है, अगला निकाल लिया वर्क डन एम जी एच होता है, एच छूट गया, एच छूट गया, एच छूट गया, एच छूट गया, एच छूट गया। हाँ ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है भाई, जरा देखे ध्यान से। वाह रे वाह, रिंग टोन को तो हम फुल कर दिए, लगता है गाना सुन रहा था। हैं, गाना सुनता है, अच्छी बात है गाना सुनना, पर क्वेश्चन झक गया जो अच्छी बात है, क्वेश्चन तो दिखना चाहिए था। कौन सा गाना सुन रहा था, किसका डाउट था या थी। सवाल क्या दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड दैट ए सोनोमीटर, सोनोमीटर का रूल जानते होगे ना तो बन जाएगा। फंडामेंटल मोड फ्रीक्वेंसी कितनी, फॉग गिव 6 बीट, ये 6 बीट दिया हुआ है, समझ में आ रहा, मतलब दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है 6, पर ये दिया हुआ है सोनोमीटर ना, और फंडामेंटल मोड तो एक्चुअली 2 × 6 दिया हुआ है 12, यही छोटा सा गड़बड़ की हो गया हम जानते हैं। जब दोनों का लेंथ कितना 1.05 और 1.05 और 1, तो वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी निकल जाएगा, बहुत आसानी से बनेगा। जरा ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ, कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, सोनोमीटर और फर्स्ट फंडामेंटल मोड ना, तो बीट मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इज इक्वल टू 6 दिया हुआ था, पर सोनोमीटर फंडामेंटल मोड में कितना हो जाएगा 2 × 6, F1 V/2L, V/2L, L करने का मतलब लेंथ जो कि 1 मीटर दिया हुआ है, F2 करने का मतलब दूसरा फ्रीक्वेंसी V/2L, L करने का मतलब 1.05 दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करके भी नहीं निकाल सकते, सॉल्व करके सिंपल तुमको भी निकालना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम सॉल्व कर दिए, लो देखो, ठीक है सॉल्व कर लोगे ना, बी को कॉमन ले लो, जो जो करना है तो हम सॉल्व तुम कर लोगे, हमको उम्मीद है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन शायद है कम्युनिकेशन सिस्टम, कहाँ का, कहीं का भी रहे, हमको क्या है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुम लोग ऐसे ऐसे डायग्राम में फंस जाते हो, है ना, बहुत क्वेश्चन पूछे हो तुम लोग इस तरह के। देखो ध्यान से क्या है, आपसे पूछ रहा है वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन जानते हो, वोल्टेज आउटपुट बटा वोल्टेज इनपुट, वोल्टेज गेन वोल्टेज आउटपुट बटा वोल्टेज इनपुट। आउटपुट कौन सा है, आउटपुट तो ये है ना, यही ना आउटपुट है, और इनपुट कौन सा है, ये वाला आई दिया हुआ है। वोल्टेज आउटपुट बटा वोल्टेज इनपुट, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेसिस्टर, आ जाएगा आंसर। देखो 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 बन गया। वोल्टेज गेन फैक्टर वी आउटपुट बाई वी इनपुट, वी आउटपुट को क्या लिख सकते हैं आई इंटू आर रेसिस्टर आउटपुट, इनपुट को क्या लिख सकते हैं आई इंटू रेसिस्टर इनपुट, मतलब आई आई मर गया, रेसिस्टर आउटपुट बटा रेसिस्टर इनपुट, आर नॉट दिया हुआ था ना, आउटपुट में रेसिस्टर 100, इनपुट में रेसिस्टर कितना 1 किलो, किलो मर जाएगा 100, आंसर आ जाएगा। अब तुम लोग ये सवाल पूछ सकते सर करंट कैसे कट गया, सेम थोड़े दिया हुआ था, तो हाँ सेम दिया हुआ था, देखो कैसे सेम दिया हुआ था, यही तो समझना है और कुछ नहीं। देखो 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 देखो, आउटपुट में रेसिस्टर कितना है 100 किलो ओम, और इनपुट में कितना है 1 किलो ओम। देखो ध्यान से, इनपुट में वोल्टेज दे रहे हैं, 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 करेंट जाएगा, मान लेते हैं आई, इसमें कितना करंट जा रहा है आई, लिखा जा, लिखा गया कितना करंट जा रहा है आई। क्या लगता है यहाँ आई आया तो दो पाथ हो गया ना, एक में तो इधर जाएगा और एक में ऐसे जाएगा ना। ध्यान से देखो, क्या ये निगेटिव पॉइंट है, मिटा दिए क्या, सुधार दें, क्या ये निगेटिव पॉइंट दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, तो निगेटिव होने के कारण हमको लगता है यहां से यहां करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में हो गया। किसमें हो गया, रिवर्स बायस में। क्यों रिवर्स बायस में हो गया, क्योंकि दिया हुआ था क्या चीज, निगेटिव पोटेंशियल, तो जितना भी करंट आया वो सब का सब कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ ही चल जाएगा ना, इधर की तरफ। इधर की तरफ क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव होने के कारण वो रिवर्स बायस में है। कौन से बायस में, रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में है तो कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा। समझे नहीं समझे, जितना करंट आ रहा था वो सब यहाँ जंक्शन पे बटना चाह रहा है, पर कुछ करंट इधर की कुछ करंट इधर, लेकिन ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, जिसके कारण ये फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड नहीं रिवर्स, रिवर्स 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 रिवर्स, ये रिवर्स बायस में है तभी ये कोई करंट जाएगा नहीं, सारा सारा करंट कहाँ चल जाएगा इधर। तो जो करंट आ रहा था वही करंट जा रहा है, मतलब आई आया तो आई जाया, क्यों नहीं गया इधर, क्योंकि ये रिवर्स बायस है।
तो रिवर्स बायस होने के कारण करंट जाएगा नहीं, वोल्टेज जाएगा नहीं, तो कुछ होगा नहीं, आई सेम हो जाएगा। ठीक है, वही किया है इधर। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। और बस आपको समझना है, क्या समझना है कि अरे ऊपर जा, कि करंट क्या है इसमें सेम, करंट क्या है इसमें सेम, तभी कटा है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से बहुत पुराना रिलेशन है, हम ही ये क्वेश्चन भेजे थे और फिर से वापस हम ही से पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन IIT JEE का है। ठीक है, और इतना बड़ा सवाल होने के कारण ही शायद नहीं बनाए हो ना। देखो कितना आसानी से सवाल दिया, क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिएगा। हम डायरेक्ट करते हैं। ये वजन m दिया हुआ है ना, पूछ रहा है मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम नहीं मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कौन सा, कि ये जो वजन है जितना कंप्रेस कर सके, एम्पलीट्यूड है ना, पूछ रहा है कितना ये कंप्रेस होगा। तो नीचे जो वजन लग रहा था mg और ऊपर स्प्रिंग फोर्स k के साथ बैलेंस कर देंगे। नीचे वजन mg, mg मतलब 2 × g, और kx करने का मतलब k दिया हुआ है ना, और x करने का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस केस में, पर वही हो जाएगा मिनिमम एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ SHM, इन केस ऑफ SHM वही किए, आंसर आ गया। ठीक है, नीचे की ओर वजन लग रहा है mg, स्प्रिंग लगाएगा kx, x निकाल लो, यही x क्या है एम्पलीट्यूड मिनिमम, mg जानते हैं ना मास 2 kg दिया हुआ था, और k का मान कितना दिया हुआ था 200, आंसर आ गया। ठीक है, कुछ है नहीं, IIT का एक क्वेश्चन था, बस नौटंकी था कि और क्या था। हाँ ये क्या लगता है, इसमें क्या दिक्कत हो गया भाई तुम लोगों को? ये सिंपल लेंज लॉ से बन जाएगा। दो सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है ना, फेसिंग ईच अदर, करंट आई जा रहा है ना ए में करंट आई जा रहा है, ए में करंट क्या जा रहा है आई, तो क्या होगा, तो क्या रिपल्सन होगा, ए और बी अगर इंक्रीज करेगा तो ए में अगर करंट इंक्रीज करेगा ना, करंट इसमें जा रहा है ए में, ठीक है, तो क्या रिपल्सन होगा बिटवीन ए एंड बी अगर आई इंक्रीज, तो हाँ होगा, रिपल्सन तो होगा। क्यों रिपल्सन होगा भाई, लेंज लॉ, लेंज लॉ याद है, लेंज लॉ याद है, लेंज लॉ लेंज लॉ लेंज लॉ लेंज लॉ याद है, तो लेंज लॉ से बन जाएगा। समझ में आया क्या एग्जांपल रीजन देने वाले हैं हम? जब इसमें करंट बढ़ेगा, करंट ऐसे बढ़ा ना, ये बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, करंट बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर लगाएगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना, ध्यान से देखिए, करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो लेंज कहता है कि घटाना चाहेगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में फिर से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, तो ओवरऑल कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन सेम डायरेक्शन में करंट ज्यादा तो अट्रैक्शन लगेगा, और एक कॉइल है, कॉइल में कैसा हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स फ्रॉम लेंज लॉ। लेंज लॉ क्यों लॉ, क्योंकि यही बतलाया था कि, क्या बतलाया था याद है, कि जो ईएमएफ होता है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है जिधर कोई बढ़ाना चाहता है या घटाना चाहता है, उसी के कारण ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंपल सा वो वाला, क्या रिपल्सन वाला। क्लियर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, हाँ ये सवाल देखिएगा, ये सवाल 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 क्या दिया हुआ है, दो पार्टिकल आर ऑक्सीलेटिंग SHM पैरेलल स्ट्रेट लाइन स्लाइड बाय स्लाइड with the same frequency same amplitude passes each other moving in opposite direction displacement amplitude। हाँ ये देखो, दो पार्टिकल लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द पाथ, परपेंडिकुलर याद है, एक कॉस होगा तो दूसरा साइन होगा, यही है ना, परपेंडिकुलर पाथ मतलब एक कॉस में जाएगा तो दूसरा किस में जाएगा, साइन में जाएगा, है ना, तो फेज डिफरेंस बताना है, जबकि एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ध्यान से देखिएगा क्या सवाल दिया हुआ है, सवाल ये दिया हुआ है, अरे एक जगह हो जा, हो गया, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं पहला वेव का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी, तो दूसरा कितना हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। कॉस क्यों लगा, कॉस इसीलिए लगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, तो साइन कॉस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है एसएचएम में। अब बोल रहा है कि इसका पहले का एम्पलीट्यूड आधा है एम्पलीट्यूड के, और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट जो है आधा है एम्पलीट्यूड के, पहले का डिस्प्लेसमेंट आधा है एम्पलीट्यूड के, तो हमको लगता है ए कट जाएगा ना, तो ओमेगा टी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा ना, यही 30 डिग्री यूज यहाँ करेंगे। दूसरे का भी एम्पलीट्यूड कितना है, आधा है ना एम्पलीट्यूड के, फिर समझिएगा, पहले का जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो एम्पलीट्यूड का आधा है, ए और ए कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा, देखो तो ये ए कट गया किससे, इससे,
तो हमको लगता है साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1/2, मतलब ओमेगा टी कितना आ गया 30 डिग्री ना। अब यही 30 डिग्री का यहाँ यूज करेंगे। इसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 1/2, मतलब एम्पलीट्यूड का आधा। तो इधर भी ए और इधर भी ए एक दूसरे से कट जाएगा ना, तो कॉस ओमेगा टी का मान कितना पुट कर दिए 30 डिग्री। कहाँ से पुट किए, यहाँ से पुट किए। क्लियर। तो ध्यान देखिएगा कितना आ गया कॉस 30 + 5 इज इक्वल टू फिर से यहाँ पे कितना 1/2 है ना। यही तो किए और कुछ नहीं किए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान कैलकुलेशन कर सकते हो तो वीडियो को आगे कर दो और कुछ नहीं। तो ए और ए कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, इधर क्या है cos 30 + 5 है ना। cos से cos आप काट दें तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 60 और उधर हो जाएगा 30 + 5, तो 5 कितना आ गया टोटल 30 डिग्री। 30 डिग्री देख लो कोई ऑप्शन है। 30 डिग्री कहने का मतलब π/6, π/6। क्लियर। और कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये सिंपल हम आपको कहते हैं कि आप पहले कॉपी देखिएगा तो ये चीज समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा, नहीं कॉपी वाला नहीं है, कॉपी वाला आगे है ना, समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझाने का फिर से। ये तो सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ऑफ ए ऑक्सीलेटरी पार्टिकल का गिवन बाई ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ए बी ओमेगा कांस्टेंट है, क्या ये एसएचएम में करेगा, तो हाँ करेगा। अगर हाँ तो एम्पलीट्यूड बताइए। एम्पलीट्यूड नहीं बता सकते, इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट याद करना रहता है। कितना a² + b² का रूट है ना। देखो कैसे बनता है क्वेश्चन, कैसे बनता है देखो। सवाल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एक है a sin ओमेगा टी और दूसरा है b cos ओमेगा टी। ये मान लेते हैं पहला एसएचएम x1 और ये मान लेते हैं दूसरा एसएचएम x2। तो x1 कितना आ गया a sin ओमेगा टी, वही यहाँ लिखे हैं। x2 कितना आ गया b cos ओमेगा टी ना, b cos ओमेगा टी। अब याद है एसएचएम को जोड़ने के लिए दोनों साइन में चाहिए या तो दोनों कॉस में चाहिए, है ना। तो इस कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, कितना जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो x1 आ गया a साइन ओमेगा टी, x2 आ गया b साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब इसको कैसे सम करते हैं, वेक्टर के प्रोसेस से। मतलब a हो जाएगा इधर की तरफ, तो b में कितना फेज एंगल है 90 डिग्री ना, तो b हो जाएगा 90 डिग्री पे। फिर से a में किसी का भी फेज एंगल नहीं है तो उसको हॉरिजॉन्टल तरफ डाल दिए। b में कितने का फेज है 90 डिग्री, तो उसको ऐसे डाल दिए, कितना आ गया 90 डिग्री। अब दो वेक्टर है, एक a है और एक b है, दोनों के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री। तो नेट नहीं निकाल सकते, कितना होता है a² + b² + 2ab cos 90 डिग्री, cos 90 0 है ना। कितना आंसर आ जाएगा a² + b² का रूट। दिस इज द आंसर। क्लियर नॉट क्लियर। तो अगर ऐसा इसी के जैसा कोई दूसरा सवाल पूछा जाए, जैसे ये सवाल 2018 बोर्ड का है। क्या सवाल दिया हुआ है 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, तो क्या नेट नहीं निकाल सकते एम्पलीट्यूड, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, कितना 5 है ना। तो ये सवाल बोर्ड में क्यों आया, क्योंकि 12th में पढ़ना रहता है वेव ऑप्टिक्स, तो एसएचएम के जैसा ही ना वेव होता है। ये सवाल ए साइन ओमेगा टी या माइनस रहे या प्लस रहे बी कॉस ओमेगा टी, आंसर क्या हो जाएगा √a² + b²। हाँ इस सवाल के बारे में बोल रहे थे। ये सवाल आपको पूरा का पूरा आपको कॉपी में मिल जाएगा, जो भी सर पढ़ाए होंगे एक इसका प्रूफ किए होंगे। ठीक है, क्या किए होंगे इसका प्रूफ, है ना। अब जब हम भी पढ़ाएंगे कभी हमसे पढ़िएगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये सवाल क्या दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ 9% निगेटिव फीडबैक। ये निगेटिव फीडबैक का फॉर्मूला अगर तुमको याद होगा तो बन जाएगा। वोल्टेज गेन ऑफ ए एम्पलीफायर विथ 9% निगेटिव फीडबैक इज 10। तो वोल्टेज गेन बताइए विदाउट फीडबैक। तो क्या तुमको फॉर्मूला याद है, क्योंकि फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है, सिंस वोल्टेज गेन विथ फीडबैक, वोल्टेज गेन को एफ से लिखते हैं ना, सॉरी वोल्टेज गेन विथ फीडबैक, वोल्टेज गेन को किससे लिखते हैं ए वी से, फीडबैक के साथ क्या हो जाएगा ए वी एफ। ठीक है, वोल्टेज गेन को ए भी से फीडबैक के साथ एफ, मतलब ए वी एफ का फॉर्मूला क्या होता है ए वी डिवाइडेड बाई 1 + बीटा इंटू ए वी। ठीक है, ए वी एफ कितना दिया होता है फीडबैक के साथ 10 और विदाउट फीडबैक के साथ निकालना है 1। ठीक है, बीटा कितना दिया हुआ 9%। 9% मतलब जानते हो 9/100 मतलब 0.09 इंटू ए वी। इसको सॉल्व कर तो आंसर नहीं आ जाएगा। तो फिर से ये फीडबैक के साथ है और ये विदाउट फीडबैक के साथ है।
तो फीडबैक के साथ दिया हुआ है 10 और विदाउट फीडबैक आपको निकालना है, निकाल लीजिएगा। आंसर कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, है ना, और हम लोग करते चले जाएंगे। जो भी डाउट होगा, ठीक है, शुरुआत का देख लेना, फिर से आप लोगों का बढ़ाते नहीं है। चलिए, तब तक के लिए बनाते रहिए क्वेश्चंस। बाय बाय।